हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। मैं हूं सी राहुल सिंह। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कॉमर्स सेक्शन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो यूजफुल हैं वेरियस कॉमर्स से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं आपके, जिसके अंदर भी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है। उन सारे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। हम अपने प्रैक्टिस सेशन के अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करेंगे ही, साथ में हम टॉपिक को रिवाइज करते हुए चलेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे उसकी हम प्रैक्टिस भी साथ में करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपकी क्लास जो है ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जाम के लिए कम आए। कॉमर्स से रिलेटेड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप कंप्लीट क्लासेस चाहते हैं हमारी, तो आप हमारा ऐप अफेयर विद बिजनेस डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी क्लास के अंदर आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी। मल्टीपल टाइम आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में, प्रिंटेबल फॉर्मेट के अंदर आपको हमारे नोट्स मिलेंगे जिससे आप प्रिंट ले सकते हैं। टॉपिक बाय टेस्ट सीरीज और कॉम्प्रहेंसिव आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा। तो आप ऐप डाउनलोड करके एक बार हमारा कोर्स विजिट कर सकते हैं। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। निम्न में से कौन सी अमूर्त संपत्ति नहीं है? तो इंटेंजिबल एसेट कौन सी एसेट होती हैं? तो देखिए, इंटेंजिबल एसेट वो एसेट होती हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे महसूस नहीं कर सकते हैं, या जिसे देखा नहीं जा सकता है, वो हमारी क्या होती हैं? इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। एक सेकंड। इंटेंजिबल एसेट जो है वो आपका सब कैटेगरी है किसकी? फिक्स्ड एसेट की। अगर हम फिक्स्ड एसेट की बात करें, स्थायी संपत्तियां दो तरह की होती हैं। एक होता है आपका टेंजिबल और दूसरी होती है इंटेंजिबल। टेंजिबल जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, फैक्ट्री बिल्डिंग, ये सब आपकी क्या है? टेंजिबल फिक्स एसेट है। इनटेंजिबल क्या है? ऐसी एसेट जिन्हें देखा नहीं जा सकता, बट बिजनेस के लिए वो इंपॉर्टेंट होती हैं और उनकी वैल्यू होती है। एग्जाम्पल के लिए गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? इंटेंजिबल एसेट के। सॉफ्टवेयर, ये सब इंटेंजिबल एसेट है। क्लियर है? तो इनमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट नहीं है? गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। कॉपीराइट भी इंटेंजिबल है, ट्रेडमार्क भी इंटेंजिबल है। ये तीनों एसेट ही आपकी क्या है? अमूर्त संपत्तियां हैं, इंटेंजिबल है। डेटर आपका इंटेंजिबल नहीं है बल्कि टेंजिबल एसेट है। हालांकि फिक्स एसेट नहीं है, बट इंटेंजिबल नहीं है बल्कि टेंजिबल है, क्योंकि डेटर्स को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आपको फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंजिबल ढूंढना था, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, डेटर्स। बाकी ये ऊपर की तीनों आपकी इंटेंजिबल एसेट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस फॉर अ न्यू मशीन विल बी डेबिटेड टू। इंस्टॉलेशन, ठीक है, मशीन को इंस्टॉल कराने के लिए, लगाने के लिए खर्चा किया गया, उसको हम कहां डेबिट करेंगे? तो देखो, जब नई मशीन खरीद करके आप लाते हो, तो उस मशीन को चालू करने की हालत तक किए गए सारे के सारे खर्चे हम मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। या अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन सारे खर्चों को हम मशीन खाते के अंदर डाल देते हैं। जैसे आप मशीन खरीदते हो, उसको फैक्ट्री तक लेके जाते हो, फ्रेट पे करते हो, भाड़ा पे करते हो, वो मशीन की कॉस्ट का पार्ट होता है। आपने इंजीनियर बुलाया, उसको इंस्टॉल कराया, वो भी मशीन की मशीन की कॉस्ट का पार्ट होगा, मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा। ठीक है। ट्रायल एंड रन के लिए कुछ मशीन चलाएगी, उस पर कुछ खर्चा आया, तो वही सारे खर्चे किसके होते हैं? मशीन की कॉस्ट के पार्ट होते हैं। ठीक है। सो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस मशीन की कॉस्ट का पार्ट है, इसलिए कहाँ पे डेबिट होगा? मशीन अकाउंट के अंदर डेबिट होगा। कहाँ पे डेबिट होगा? मशीन अकाउंट के अंदर। मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये एंट्री होगी। टू कैश या बैंक। तो क्या खाता, कौन सा खाता हम डेबिट कर रहे हैं? मशीन अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, मशीनरी अकाउंट।
आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, द टर्म इम्प्रेस्ड सिस्टम इज यूज्ड इन रिलेशन टू। इम्प्रेस्ड सिस्टम किससे रिलेटेड है? तो देखिए, इम्प्रेस्ड सिस्टम होता है कि बिजनेस के अंदर छोटे मोटे खर्चे करने के लिए कुछ पैसा किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है, कैशियर को या किसी पर्सन को ऑथराइज कर दिया गया कि बिजनेस के अंदर जो छोटे खर्चे हैं उनको तुम कर लेना। इसे हम इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। और ये पार्ट होता है पेटी कैश बुक का। ठीक है, पेटी कैश बुक आप सबको पता है कि एक तो मेन कैश बुक होती है, इसके अलावा कैशियर को या अकाउंटेंट को परमिशन दे दी जाती है कि ये लो तुम 10,000 रुपए रखो, छोटे छोटे खर्चे तुम करना और उसका रिकॉर्ड रखना, उसे हम पेटी कैश बुक बोलते हैं। तो इम्प्रेस सिस्टम पेटी कैश बुक का ही पार्ट होता है। ठीक है, जैसे किसी पर्सन को ऑथराइज कर दिया गया कि ऑफिस के अंदर पेन पेंसिल लाना है, स्टेशनरी लाना है छोटी छोटी, ठीक है, फोटो कॉपी करवाना है, तो इन सारी चीजों के लिए बड़े अकाउंटेंट को तो परेशान नहीं किया जा सकता, कैशियर को कि भाई 5 रुपए का पेन लाना है, तो अकाउंटेंट के पास भागे चले जा रहे हैं। नहीं, एक पर्सन को ऑथराइज कर दिया गया कि ये छोटे छोटे खर्चे तुम खुद कर लेना, तो उसे हम बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम, जो पेटी कैश बुक का पार्ट होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन? अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होते हैं? गाइडलाइन, रूल्स एंड रेगुलेशन जो अकाउंटिंग को पूरा करने के लिए चली आ रही है, फॉलो हो रही है, उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो इनमें से कौन सा अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है? कंसिस्टेंसी आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन है, फुल डिस्क्लोजर भी है, मटेरियलिटी भी है, और सीक्रेसी आपका अकाउंटिंग, कोई भी अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है, सीक्रेसी नाम का कोई अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं होता। सही आंसर हो जाएगा डी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए अगर आप एक मेथड एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर फॉलो कर रहे हो, तो आने वाले सालों के लिए भी आप वही मेथड फॉलो करोगे, इसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। जैसे फिक्स सेट के अंदर अगर आप डब्ल्यूडीबी मेथड से डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो, तो आगे भी आप डब्ल्यूडीबी से ही निकालोगे। अगर उसे चेंज करना है तो कुछ आप स्पेशल कंडीशंस के अंदर ही चेंज कर सकते हो, इसे हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं। फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपकी अकाउंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि बिजनेस के अंदर वो फुल्ली डिस्क्लोज करे चीजों को, है ना, पार्शली डिस्क्लोजर ना हो, चीजों को पूरी तरह से वो बताए, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे। मटेरियलिटी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस के अंदर महत्वपूर्ण है, मटेरियल है, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट का नेचर पूछ रहा है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है पर्सनल, व्यक्तिगत नेचर का खाता होता है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट सही आंसर हो जाएगा बी। अब एक चीज ध्यान रखना, किसी भी एक्सपेंस के पहले प्रीफिक्स में अगर आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या किसी इनकम के पहले अक्रूड या अनअक्रूड लग जाए, तो इनका नेचर बदल करके क्या हो जाता है? पर्सनल अकाउंट। नॉर्मली एक्सपेंस या इनकम का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। जैसे मैं बात करता हूं रेंट अकाउंट की, तो रेंट नॉर्मली क्या होता है? नॉमिनल होता है। लेकिन वहीं अगर मैं इसके पहले लगा देता हूं आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, ठीक है, तो ये अकाउंट कौन सा हो जाएगा? पर्सनल। ऐसे ही सैलरी अकाउंट नॉर्मली नॉमिनल होता है, लेकिन मान लीजिए मैंने इसके पहले लगा दिया प्रीपेड, प्रीपेड सैलरी, तो ये क्या हो जाएगा? पर्सनल। ऐसे ही इनकम, मान लीजिए इंटरेस्ट है, नॉर्मली इंटरेस्ट होता है नॉमिनल नेचर का, लेकिन इसके पहले मैंने लगा दिया अक्रूड इंटरेस्ट, तो ये क्या हो गया? पर्सनल नेचर का हो गया। ये है पहचानने का तरीका। इसका लॉजिक ये है कि जैसे रेंट अकाउंट, तो नॉर्मल रेंट अकाउंट एक खर्चे को डिनोट कर रहा है, खर्चे के बारे में बता रहा है, तो ये खर्चों का नेचर क्या होता है? नॉमिनल होता है। लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट क्या बता रहा है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को हमें फ्यूचर में देना है ना, रेंट उधारी है किसी व्यक्ति की, तो अब ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने लगा, किस पर्सन को? लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट करने लगा, इसलिए इसका नेचर अब क्या हो गया?
पर्सनल हो गया। तो पहचानने का आसान सा तरीका है, नॉर्मल खर्चे का नाम है नॉमिनल है, अगर उसके पहले प्रीफिक्स लग जाता है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड, तो वो क्या हो जाएगा, पर्सनल नेचर का हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, बाकी रियल आपको पता है, ये सारी एसेट आपकी क्या होती हैं, रियल नेचर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट, सैलरी पेड टू अ क्लर्क रमेश शुड बी क्रेडिटेड टू। रमेश को सैलरी पे की गई, किस अकाउंट में क्रेडिट होगी, तो क्या एंट्री होगी यहाँ पर, रमेश को सैलरी दी गई है, तो पाने वाला कौन है यहाँ, रमेश, है ना, डेबिट द रिसीवर, सो रमेश अकाउंट डेबिट, इसकी जगह सैलरी अकाउंट को भी डेबिट किया जा सकता है। सो रमेश अकाउंट डेबिट टू, बिजनेस से जो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा क्या रहा है, कैश या बैंक, तो कैश या बैंक। क्या एंट्री बनी सैलरी पेमेंट की, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, इसकी जगह यहाँ सैलरी भी हो सकता है, सो डोंट कंफ्यूज। क्या पूछा था, क्रेडिट किसे करेंगे, तो क्रेडिट हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को करेंगे, कैश में पेमेंट हो रहा है तो कैश अकाउंट को, बैंक से पेमेंट हो रहा है तो बैंक अकाउंट को। सही एंट्री आपकी क्या, सॉरी सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, कैश अकाउंट। नेक्स्ट, आफ्टर reissue of forfeited share, the balance of share forfeiture account is transferred to। अब फॉरफीचर कब होता है, हम कब फॉरफिट करते हैं, अगर हमारा कोई शेयर पार्सली पेड अप है और बार बार मांगने के बाद भी कोई बंदा पैसा कंपनी को नहीं दे रहा है, तो कंपनी के पास ये राइट होता है, अधिकार होता है कि वो शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है। और फॉरफीचर के केस में हम क्या एंट्री पास करते हैं, हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, जितना की कॉल्ड अप अमाउंट था शेयर कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देते हैं। ठीक है, क्रेडिट यहां पर एक अकाउंट होता है शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है, अब बोल रहा है कि बाद में इस शेयर्स को रीइश्यू किया गया, उसके बाद शेयर फॉर फीचर अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, तो देखिए, शेयर फॉर फीचर रीइश्यू किया गया, रीइश्यू के टाइम पर क्या होगा, हो सकता है कोई डिस्काउंट दिया गया हो, है ना। अब मान लो 100 रुपए फॉर फीचर अकाउंट में पड़े हुए हैं, बाद में जब इस शेयर को री इशू किया गया तो उसके अंदर डिस्काउंट दिया गया, मान लीजिए 25 रुपए का। ठीक है, तो पहले इस डिस्काउंट को इस शेयर फॉर फीचर में से एडजस्ट करेंगे, इसके बाद जो बैलेंस बचा ये क्या हो गया, एक तरह से कंपनी का प्रॉफिट हो गया। लेकिन यह क्या नॉर्मल प्रॉफिट है, नहीं, ये क्या है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, इसीलिए इस बैलेंस को कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, कैपिटल रिजर्व के अंदर, आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट ऑन री इशू इफ एनी। ठीक है, तो यहां पर ये 75 रुपीज क्या हो गए आपके कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर होंगे, तो सही आंसर यहां पर क्या होगा, कैपिटल रिजर्व, डी। नेक्स्ट, मेसर्स स्टेशनरी मार्ट विल डेबिट द परचेस ऑफ स्टेशनरी टू। स्टेशनरी मार्ट नाम से क्या पता चल रहा है, स्टेशनरी की शॉप होगी, इन्होंने स्टेशनरी खरीदा, इसको कहां पे हम डेबिट करेंगे, कहां पे डेबिट करेंगे स्टेशनरी परचेस को, तो चूंकि ये इनके लिए बिजनेस स्टॉक है, इसीलिए यहां पर ये किस अकाउंट के अंदर डेबिट होगा, परचेस अकाउंट के डेबिट होगा, ये इनके लिए खर्चा नहीं है, बल्कि ये इनके लिए क्या है, स्टॉक परचेस है। और आप कोई चीज खरीदने के लिए जब बेचते हो तो आप उसको कहां डेबिट करते हो, परचेस अकाउंट के अंदर डेबिट करते हैं हम, है ना। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट। लेकिन ध्यान रखिए, अगर ये नॉर्मल बिजनेस के अंदर, मेरा स्टेशनरी का बिजनेस नहीं है, मेरा, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, या मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मैं फर्नीचर सेल करता हूं, मैंने स्टेशनरी खरीदी, तो क्या स्टेशनरी मेरे लिए स्टॉक है, नहीं, उस केस में स्टेशनरी मेरे लिए स्टॉक नहीं है, बल्कि स्टेशनरी मेरे लिए खर्चा है। तो मैं उस केस में डेबिट किस अकाउंट को करूंगा, स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करूंगा एज अ खर्चा। ठीक है, तो नॉर्मल बिजनेस के लिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगर खरीदी जाती है तो खर्चा अकाउंट डेबिट होगा, यानी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन अगर स्टेशनरी का मेरा बिजनेस ही है तो उस केस में परचेस अकाउंट डेबिट होगा। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, मेरी फर्नीचर की शॉप है, मैंने फर्नीचर खरीदा बेचने के लिए, मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं, अभी खरीदा हूं फिर बेच दूंगा, तो वो मेरे लिए बिजनेस स्टॉक है, तो उस केस में मैं क्या डेबिट करूंगा,
परचेस अकाउंट डेबिट करूंगा। लेकिन वहीं मेरा ऑफिस है, ठीक है, वहां पे मैंने फर्नीचर खरीदा, मेरा फर्नीचर का काम नहीं है, मेरा कोई और काम है, मेरा कपड़े की दुकान है, और अपनी कपड़े की दुकान के लिए मैंने फर्नीचर खरीदा, तो उस केस में मैं परचेस अकाउंट को डेबिट नहीं करूंगा। उस केस में वो फर्नीचर मेरे लिए एसेट होगा और मैं फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करूंगा, ठीक है, एज अ एसेट। क्लियर? चलिए, तो नेचर ऑफ बिजनेस से भी आप किस अकाउंट को डेबिट करोगे ये बदल जाता है, ठीक है। इसका आपका सही आंसर बी, परचेस अकाउंट। नेक्स्ट, the accounting equation asset equal to liabilities plus capital is represented through asset equal to liabilities plus capital किस स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होता है? इनकम, कैश फ्लो, फंड फ्लो या बैलेंस शीट? तो बैलेंस शीट के अंदर। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। बैलेंस शीट ही आपका क्या बताता है? लाइबिलिटी और एसेट। इधर सारी एसेट आती है, इधर आपका लाइबिलिटी आती है और कैपिटल आता है, और हमेशा इधर का टोटल और इधर का टोटल मैच होता है। तो मतलब लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल टू एसेट होता है। कहाँ? बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। इसीलिए बैलेंस शीट का टोटल हमेशा मैच होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, अ कंपनी हैज स्पेंट ₹20,000 ऑन द पेंटिंग ऑफ इट्स बिल्डिंग, इट शुड बी रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रियल एक्सपेंडिचर। तो इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय है, ठीक है। कोई भी ऐसा खर्चा जो रूटीन नेचर का है, जो रिपीटेटिवली हो सकता है, और जिस खर्चे के कारण, सॉरी, जिस खर्चे का जो बेनिफिट है हमें विद इन अकाउंटिंग ईयर मिल जाएगा, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर मिल जाएगा, उसे हम रेवेन्यू नेचर का कहते हैं। तो कैपिटल नेचर किसे कहते हैं? ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट हमें एक से ज्यादा अकाउंटिंग ईयर में मिलने वाला है, उसे हम कैपिटल नेचर का कहते हैं। कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर जो जनरली होते हैं वो बड़े अमाउंट होते हैं, ह्यूज अमाउंट होता है उनका। और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर जनरली रिपीटेटिव नेचर के नहीं होते हैं, बल्कि कभी कभी होते हैं, ठीक है। तो कैपिटल पहचानने के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो इसका बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा, ह्यूज अमाउंट होता है, बड़ा अमाउंट होता है, रिपीटेटिव नेचर का नहीं होता है, ठीक है। और जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से या तो कोई एसेट क्रिएट हो रही होती है, या किसी एसेट का एसेट की कैपेसिटी बढ़ रही होती है, या उसका यूजफुल लाइफ बढ़ रहा होता है। तो ये सारे होते हैं कैपिटल नेचर के। रेवेन्यू नेचर, उसी साल में उसका बेनिफिट मिल जाएगा। सैलरी पे किया, अभी इसी महीने काम करा लिया, रेंट पे किया, प्रिंटिंग, स्टेशनरी परचेस, ये सारे क्या हैं? रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग में हमने दीवार में पेंट कराया, तो ये नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, पुताई उताई चलती रहती है, तो ये हो गया रेवेन्यू नेचर, ठीक है। अब बिल्डिंग के अंदर कोई मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता, ठीक है, पूरा प्लास्टर, पूरी बिल्डिंग का प्लास्टर खराब हो गया था, निकाल करके फिर से प्लास्टर कराया गया, उसकी वजह से क्या होगा? एक तो बड़ा अमाउंट खर्च होगा, दूसरा उसका बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा, तीसरा उसकी वजह से बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ बढ़ गई, तो ये क्या है? कैपिटल नेचर है। लेकिन पुताई करने से यूजफुल लाइफ नहीं बढ़ती है, ये नॉर्मल खर्चा है बिजनेस के अंदर, इसलिए ये रेवेन्यू नेचर का है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, द एक्सेस प्राइस रिसीव्ड ओवर द पार वैल्यू ऑफ द शेयर शुड बी क्रेडिटेड टू। 100 रुपए का शेयर था, 110 रुपए के अंदर इश्यू किया गया, तो जो पार वैल्यू से ज्यादा का प्राइस है, इसे हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। कहाँ डेबिट होगा ये? सी। एक दो तीन लिखे, सॉरी, स्टॉप कर लो। ए, बी, सी एंड डी, सिक्योरिटी प्रीमियम सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, ट्रू है? डिवेंचर होल्डर इज द ऑनर ऑफ कंपनी, बिल्कुल गलत। ऑनर्स नहीं, क्रेडिटर होते हैं। अ डिवेंचर होल्डर कैन गेट हिज मनी बैक ओनली ऑन लिक्विडेशन, नहीं, डिवेंचर होल्डर का पैसा हर हाल में वापस करना पड़ता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। लिक्विडेशन पे हम इक्विटी और शेयर होल्डर का पैसा वापस करते हैं। अ डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट कैन बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, डिस्काउंट पे इशू किए गए डिवेंचर को प्रीमियम पर रिडीम किया जा सकता है, बिल्कुल सही। तो आपका सही स्टेटमेंट यही है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। A debenture holder will receive interest from the company only if the company makes profit, ये भी गलत है। डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट हर हाल में पे किया जाता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो। नेक्स्ट,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज रिलेटेड टू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किससे रिलेटेड है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 रिलेटेड है इन्वेंट्री से, स्टॉक से। किससे रिलेटेड है? इन्वेंट्री से। कैश फ्लो स्टेटमेंट गलत आंसर है, इससे रिलेटेड होता है AS3। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ये भी गलत है, इससे रिलेटेड होता है AS10। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पहले 6 होता था, अब 10 हो गया है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री यही आपका सही आंसर है। अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट इससे भी रिलेटेड है AS10। तो सही आंसर हो जाएगा C। इसके भी आप वो सुधार लेंगे, A, B, C और D। आपको मैं इसका PDF भी मिलेगा, PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, PDF के अंदर मैं इसको सही करके दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट। कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 1 सेकेंड। Compute the gross profit and cost of goods sold from the following data. Sales rupees 4 lakhs, gross profit 25% on cost। हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और COGS निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए सेल्स दिया है आपको 4 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 25% ऑन कॉस्ट। क्योंकि आपके पास कॉस्ट है नहीं, तो हमें इस परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेल्स में, या हमें इसको कहाँ लगाना पड़ेगा? सेल्स में लगाना पड़ेगा। तो देखो अगर ऐसा दिया हुआ है कि आपके पास कॉस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है और सेल्स पे आपको इसको अप्लाई करना है, तो कैसे निकालोगे? देखो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा सेल्स डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट इंटू रेट। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा? सेल्स 4 lakhs डिवाइडेड बाई 125, 100 प्लस रेट 100 प्लस 25 इंटू 25। 80,000। ठीक है, तो आपका यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 80,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकालना है ना? तो इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? सेल्स माइनस COGS। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपके पास 80,000, सेल्स 4 लाख माइनस COGS। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा COGS इक्वल टू 4 लाख माइनस 80,000 इक्वल टू 3,20,000। तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया 80,000 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया 3,20,000। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब एक चीज ध्यान रखो, ये तो बहुत फॉर्मूला फॉर्मूला हो गया, इसको आप नॉर्मली भी निकाल सकते हो। 25% ऑन कॉस्ट है, हमेशा ध्यान रखो कॉस्ट का परसेंटेज ज्यादा होता है और सेल्स का परसेंटेज कम होता है, ये आप याद रखो। कॉस्ट है 25% ऑन कॉस्ट, तो मैं जनरली एग्जाम के अंदर कुछ ही पूछे जाते हैं, उनको मैं यहीं पे लिख देता हूं। देखो कॉस्ट का है तो सेल्स का कितना होगा? कॉस्ट का अगर है 25% तो सेल्स का होगा 20%। कॉस्ट का अगर है 20% तो सेल्स का होगा 16.67%। कॉस्ट का है अगर 33.33% तो इसका होगा 25%। ठीक है, ये मैंने कुछ लिख दिए हैं। ऐसे ही कॉस्ट का है अगर 50% तो इसका होगा 33.33%, एंड वाइस वर्सा। अगर सेल्स का दिया हुआ है तो आप इधर निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां से भी आपको पता चल जाएगा कि 25% था तो 20%। एक और तरीका है कि सारी गणित आपको भूल गई, सब कुछ भूल गई, तो एक लॉजिक बता देता हूं जिससे कि आपका फॉर्मूला नहीं भी याद है, कुछ नहीं याद है तो भी आपको बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, है ना? ये सब भी नहीं याद है तो भी हमेशा ध्यान रखो, जो दिया हो
जो दिया हो उसको क्या मानो, 100 मानो। तो क्वेश्चन के अंदर क्या है, परसेंटेज किस पे दिया हुआ है, 25% ऑन कॉस्ट, तो हम कॉस्ट को क्या मानेंगे, 100। हमने कॉस्ट को माना 100। अब बताओ, अगर कॉस्ट 100 है तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, 25 होगा, 25% कॉस्ट। तो क्या आप मुझे सेल प्राइस बता सकते हो कितनी होगी, कॉस्ट 100 रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट 25, तो सेल प्राइस कितना होगा, 125। इतना कर लोगे। यहीं भी अगर सेल्स दिया होता तो हम सेल्स को 100 मानते, ग्रॉस प्रॉफिट लिखते, तो हमारी कॉस्ट आ जाती सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ऐड किए हैं, फिर उस केस में माइनस होता। इतना करने के बाद आप क्वेश्चन में देखो, आपके पास सेल्स क्या दिया है, 4 लाख, डिवाइडेड बाई आपका सेल्स 4 लाख है। आपके इस इक्वेशन के अंदर आपका सेल्स कितना है, 125, तो हम नीचे लिख देंगे 125, और जो निकालना हो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। निकालना क्या है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट, तो आप 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे। कॉस्ट निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं दोनों दिखा देता हूं आपको। अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80,000 आएगा, आप निकाल के देख लेना, जीपी। और वहीं अगर मैं 4 लैक्स डिवाइडेड बाई 125 इंटू कॉस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 3,20,000। क्लियर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो अगर आपको ये लॉजिक याद है। मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए निकालने के। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज अ डिफरेंस इन बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम के अंदर आपको बैंक रिकंसिलिएशन के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कौन सा रीजन नहीं है आपका कैश बुक और पासबुक के डिफरेंस का, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इस वजह से डिफरेंस होगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, इससे भी डिफरेंस होगा, टाइमिंग डिफरेंस है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, इसकी वजह से भी डिफरेंस होगा। कैश पेड टू क्रेडिटर, इस वजह से कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो सही आंसर हो जाएगा डी। क्यों डिफरेंस नहीं होगा, कैश पेड कर रहे हैं, बैंक का तो कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कोई डिफरेंस इस वजह से नहीं होगा, सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड ऑन डोनेशन ऑफ गुड्स, डोनेशन दे रहे हैं वो भी गुड्स का, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, गुड्स जा रहा है इस वजह से क्या क्रेडिट होगा, परचेस अकाउंट। सो एंट्री इसकी क्या बनेगी, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू। अगर कभी भी बिजनेस से गुड्स जा रहा होता है तो हम किसको क्रेडिट करते हैं, परचेस अकाउंट को, तो क्रेडिट हो जाएगा परचेस अकाउंट, सही आंसर हो जाएगा डी, है ना। इसके और भी एग्जांपल हैं गुड्स जाने के, जैसे गुड्स को विथड्रॉ कर लिया फॉर पर्सनल यूज, तो उस केस में भी हम परचेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। आग लग गई, माल जल गया, परचेस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। माल चोरी हो गया, परचेस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो बिजनेस से अगर पर गुड्स जा रहा है अदर देन सेल, तो हम परचेस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, चाहे वो माल का जलना हो, माल चोरी हो जाए, माल का ड्राइंग हो, या माल को डोनेशन या चैरिटी में दे दिया गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन चार्जेस of a newly purchased of machinery had been debited to machinery account. It is installation charges of a newly purchased machine have been debited to machinery account, नहीं, अगर मशीनरी, सॉरी मशीनरी अकाउंट में डेबिट किया गया, ठीक है, ठीक। इट इज एन एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल एरर, नॉट एन एरर। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस तो ऑलरेडी मशीन अकाउंट के अंदर डेबिट होने चाहिए, और मशीन अकाउंट के अंदर ही बोला क्वेश्चन है कि डेबिट किया गया है, तो कौन सी एरर है, तो ये तो कोई एरर है ही नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। वहीं अगर क्वेश्चन होता कि मशीनरी अकाउंट के अंदर नहीं बल्कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर या इंस्टॉलेशन एक्सपेंस के अंदर डेबिट कर दिया गया, तो ये गलती होती, और ये कौन सी गलती होती, एरर ऑफ प्रिंसिपल होती, है ना। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, कोई चीज पार्सली या कंप्लीटली लिखने से भूल जाना, इसे हम एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं। जैसे मिस्टर एक्स को पेमेंट किया गया और उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, तो ये एरर ऑफ ओमिशन है। कोई जर्नल एंट्री थी, मिस्टर एक्स को पेमेंट किया गया, एक्स अकाउंट के अंदर पोस्टिंग की गई लेकिन कैश अकाउंट के अंदर पोस्टिंग नहीं की गई, एरर ऑफ ओमिशन है। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है, 100 को 10 लिख दिया गया, 1000 को 100 लिख दिया गया, ठीक है, या टोटल गलत लगाया गया, या टोटल अगले पेज पर जब हम ले जा रहे थे तो गलत कर दिया गया, इसे एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है,
अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नहीं आता, मशीनरी अकाउंट के अंदर डेबिट करना था चाहिए था, मतलब कैपिटलाइज करना चाहिए था, आपने खर्चा लिख दिया, खर्चा लिखना चाहिए था, मशीन अकाउंट में डाल दिया, तो ये क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल सही नहीं है, उस वजह से जो गलती हुई, अकाउंटेंट को अकाउंटिंग कम आ रही है और उसने कुछ गलती कर दी, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। ठीक है, यहां पर तो कोई गलती नहीं थी, तो सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, AS6 depreciation accounting had been withdrawn with effect from 1st of April 2016 after issuance of revised AS10। पहले डेप्रिसिएशन के लिए AS6 हुआ करता था फॉर डेप्रिसिएशन, और AS10 हुआ करता था फॉर फिक्स एसेट। इन दोनों को मर्ज करके एक AS बना दिया गया AS10, और इसका नाम लिख रखा गया PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज रिगार्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू कैपिटल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, अब बस हमें यहाँ पे बताना है किसको हम रेवेन्यू मानेंगे। वेजेस पेड टू मशीन ऑपरेटर्स, मशीन ऑपरेटर को मजदूरी दी जा रही है मशीन चलाने के लिए, डे टू डे खर्चा है, ये आपका क्या है, रेवेन्यू। एंड एक्सटेंशन ऑफ रेलवे ट्रैक इन द फैक्ट्री एरिया, फैक्ट्री एरिया के अंदर रेलवे ट्रैक बनाया गया, तो ये तो बड़ा खर्चा है ना, और इसका बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मटेरियल फॉर एक्सटेंशन ऑफ फोरमैन ऑफिसर्स इन द फैक्ट्री, फोरमैन ऑफिसर्स इन द फैक्ट्री, ऑफिस बना फैक्ट्री के अंदर फोरमैन के लिए ऑफिस बनाया गया, बड़ा खर्चा है, और इसका बेनिफिट भी कई सालों तक मिलेगा, कैपिटल नेचर का हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्शन मशीन, इंस्टॉलेशन खर्च पर खर्चा किया गया नई मशीन के लिए, कैपिटल नेचर है, तो सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, with respect to income and expenditure account, which of the following statement is incorrect। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत ढूंढना है हमें। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मैचिंग एक्सपेंसेस अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड कंसर्न, ये ट्रू है बिल्कुल। मैचिंग कॉन्सेप्ट पर बनाया जाता है कि जिस पीरियड के अंदर हमारी इनकम रिकॉर्ड हो रही है उससे रिलेटेड खर्चे भी उसी पीरियड में रिकॉर्ड हो, इस कॉन्सेप्ट के साथ बनाया जाता है, इसे ही हम मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो ये आपका, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, और हमें तो क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इनकम आर एक्सक्लूडेड, बिल्कुल, इसके अंदर कैपिटल नेचर के खर्चों को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, तो ये भी ट्रू है। इट इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, ये भी ट्रू है। ओनली कैश आइटम आर रिकॉर्डेड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपका स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। केवल कैश नहीं बल्कि ये अक्रूवल बेसिस पर बनाया जाता है, कैश आइटम तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर लिखा जाते हैं ना, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है, चलिए, तो ये थे आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ऐसी हमारी रेगुलर क्लासेस आएंगी, कोई भी अगर आपको डाउट है आप कमेंट्स के अंदर पूछ लें, या हमारे ऐप के अंदर चैट बॉक्स के अंदर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।